फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इस चीज को ऑलरेडी तुमने काइनेमेटिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है ना। जब मोशन हमने शुरू किया था उस समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना। किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिटरमाइन करना है, पोजीशन को लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि किसी भी जगह पे स्पेस में कहीं पे भी तुम एक पॉइंट चूज करते हो, लेट अस से दिस इज पॉइंट O जो मैंने चूज कर लिया है। इस पॉइंट O से जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रिप्रेजेंट करते हो, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ही क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात आ रही है समझ में यहाँ पे। अब अगर मुझे कहीं भी मान लो कि एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन मुझे डिटरमाइन करना है, तो ये पोजीशन वेक्टर r जो होगा इसके कुछ x कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा, और कुछ यहां से क्या होगा इसका z कोऑर्डिनेट भी होगा। बात आ रही है समझ में। तो इस तरह से हम किसी पार्टिकल का लोकेशन जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई, दो तरह का। एक है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल FOR, जबकि दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ, इसी इनर्शियल FOR को एक और नाम देते हैं हम, इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड FOR। जबकि दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा ये है नॉन इनर्शियल FOR, या इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड FOR। ध्यान से समझिए, अगर यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, या फिर अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ हो, ठीक है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में हो, या अगर चले तो कैसे वेलोसिटी से चले, यूनिफॉर्म मोशन में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल FOR या फिर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर जो FOR जो आपने फिक्स किया है इट्स मूविंग विथ सर्टेन एक्सेलरेशन A, है ना, या रोटेटिंग विथ सर्टेन एक्सेलरेशन A, या तो ये चलता हुआ हो A एक्सेलरेशन से, या फिर ये रोटेट करता हुआ हो A एक्सेलरेशन से, कुछ कैसा भी एक्सेलरेशन अगर यहां हो, तो इस जगह इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड FOR। ध्यान से समझना, इनर्शियल FOR कब बोलेंगे हम, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो, तुमने यहां पे एक पॉइंट फिक्स कर लिया है, और इस पॉइंट को फिक्स करने के बाद यहां आपने एक्सिस जो कंसीडर किया है XYZ, ये फिक्स है, तो इसको मैं रेस्ट में कंसीडर कर सकता हूं। या फिर अगर ये चले तो कितने वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो इसकी वेलोसिटी 0 हो या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब देखो दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कितना होगा, 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट भी है तो एक्सेलरेशन कितना, 0, और अगर रेस्ट में भी FOR कंसीडर किया तो वो भी कितना, एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, 0। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कंसीडर किया है इट इज एन इनर्शियल FOR और नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कितना है उसका, 0 है। बात आ रही है समझ में। अब जो नॉन इनर्शियल FOR है या एक्सेलरेटेड FOR है, ये क्या होगा, ये रेस्ट में नहीं होगा। इट इज आइदर मूविंग with its velocity is either decreasing or increasing with time, है ना। इसकी वेलोसिटी या तो डिक्रीज कर रही होगी या इंक्रीज कर रही होगी, या अगर ये रोटेट करता हुआ है, जैसे कि अगर मैं इसी जगह पे एक फ्रेम मान लूं, लेट अस सपोज कि यहां पे अगर एक बच्चा रेस्ट में है, यहां पे रेस्ट में है ये, और ये ब्लॉक मूव कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, A। अगर मैं इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लूं, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लूं, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा,
इनर्शियल होगा, जबकि यहीं पे अगर इसी बच्चे को मैं भगा दूं ए एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से चलता हुआ है, और यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात आ रही है समझ में? या फिर जरा सोचो, अगर इसी जगह पे मैं ऐसा मान लूं कि यहां पे एक पुली स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इस जगह एक बच्चा जो है इसी स्ट्रिंग को पकड़े हुए है, जबकि ये ब्लॉक नीचे की ओर आता हुआ है और ये आदमी ऊपर की ओर कुछ एक्सेलरेशन से चलता हुआ है, तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कैसा होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरी बात देख लीजिए, लेट अस सपोज कि एक टर्न टेबल यहाँ गिवन है और इस टर्न टेबल पे एक ब्लॉक तुमने रखा हुआ है और ये एक बच्चा इस जगह पे है ना रोटेट होता हुआ है, क्या होता हुआ, ये रोटेट होता हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा सीन यहाँ बनता हुआ है, तो इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ये कैसा होगा, इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ मुझे दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं मान लूं कि इस तरह से यहां पर ये ट्रॉली एक है या एक बस इमेजिन करो, ये ट्रॉली चल रहा है इधर कुछ वेलोसिटी से या कुछ एक्सेलरेशन से, कितने से, ए एक्सेलरेशन से चलता हुआ है, और इसी पे बच्चा ये बैठा हुआ है या खड़ा है और इस जगह पे एक मास को मैंने सस्पेंड कर दिया है, सेलिंग ऑफ दिस बस, है ना? तो इस मास के लिए ये जो बच्चा है ये खुद क्या है, कुछ एक्सेलरेशन से चलता हुआ है, क्योंकि बस के पास कुछ एक्सेलरेशन है तो इस लड़के के पास भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, और अगर मैं इसको फ्रेम कंसीडर करता हूं तो ये खुद एक कैसा फ्रेम होगा, इज दिस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक्सेलरेटेड है तो ये कैसा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब काम की बात है ना, तो पहले तो हम इसको एक डिफाइन कर लेते हैं, लिख लो सब लोग, लिख लीजिए सब लोग, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if the frame of reference, if the frame of reference, if the frame of reference is either in rest, is either in rest, if the frame of reference is either in rest or is moving with constant velocity, or is moving with constant velocity, or is moving with constant velocity, under bracket likhna, that is the acceleration of the frame is zero, the acceleration of the frame is zero, the acceleration of the frame is zero, then the frame of reference, then the frame of reference is said to be, then the frame of reference is said to be inertial or non-accelerated, then the frame of reference is said to be inertial or non-accelerated, then the frame of reference is said to be inertial or non-accelerated। बात आ रही है समझ में? चलिए भी दूसरा लिखेंगे, अच्छा एक नोट करके यहां पे लिखो, एक चीज एक नोट कर लो भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ध्यान दोगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और थर्ड लॉ is directly applicable, is directly applicable, is directly applicable in case of
in case of inertial frame of reference, in case of inertial frame of reference, इसका मतलब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कैसा हो, इनर्शियल हो या नॉन एक्सेलरेटेड हो। देखो ध्यान से, अगर इस जगह पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कंसिडर कर लिया है इनर्शियल, है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पे अगर ये पार्टिकल या कोई दूसरा पार्टिकल इस तरह से चलता हुआ है कुछ ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे मुझे लिखने में कोई इशू नहीं होगा। मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास। बात आ रही है समझ में? मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकता हूं, बट इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम यहां पे हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये यूज नहीं कर पाएंगे। अगला लिख लीजिए, नेक्स्ट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड एफओआर, नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखोगे, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विथ, if the frame of reference is moving with certain non-zero acceleration, if the frame of reference is moving with certain non-zero acceleration, non-zero acceleration, then it is said to be, then it is said to be, then it is said to be non-inertial or accelerated FOR, then it is said to be non-inertial or accelerated FOR। चलो, non-inertial और accelerated FOR, इसमें भी एक पॉइंट लिखोगे, नोट कर लो, in case of non-inertial frame of reference, in case of non-inertial frame of reference, Newton's second law is not directly applicable, is not directly applicable in case of non-inertial frame, Newton's second law is not directly applicable। चलिए अब देखिए, समझते हैं क्यों हम अप्लाई नहीं कर सकते न्यूटन सेकंड लॉ को डायरेक्टली, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या है, सुनो। जैसे मान लो यहां पर ये मास है एक, और इस जगह मैंने एक फ्रेम बना दिया है, लेट्स से इट्स एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट विथ एक्सेलरेशन a1, जबकि एक दूसरा फ्रेम मैं सोचता हूं, एक दूसरा फ्रेम मैं सोचता हूं यहां पर, है ना, और ये इधर चलता हुआ है कितने एक्सेलरेशन से, a2 एक्सेलरेशन से। बात आ रही है समझ में? अब जरा सोचो कि अगर मैं इस बच्चे के रिस्पेक्ट में पूछूं तो ये मास किधर चलता हुआ नजर आता हुआ होगा, इस तरफ पास आता हुआ नजर आता हुआ होगा, जितना एक्सेलरेशन से ये चलता हुआ है। अगर मैं इस फ्रेम से देखूं, फर्स्ट फ्रेम से, तो ये बच्चे का एक्सेलरेशन जब इसको दोगे उल्टा करके, है ना, ये क्या नजर आएगा, ये खुद जो बच्चा चलता हुआ है, एक खुद एक फ्रेम है, ये जब ऑब्जर्व करेगा तो ये मास पास आता हुआ होगा सेम एक्सेलरेशन से, लेकिन किधर, इस तरफ। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं फोर्स की बात करूं, अगर एफ नेट में लगाऊं इसके रिस्पेक्ट में, इस बच्चे 1 के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू ये एक्सेलरेशन कितना, -a1। बात आ रही है समझ में? जबकि अगर इस बच्चे से अगर देखा जाए, इस पे जो नेट फोर्स लगता हुआ है, ये क्या बोलेगा कि ये ब्लॉक इधर चलता हुआ है, इसके पास आता हुआ होगा कितने एक्सेलरेशन से, सेम a2 एक्सेलरेशन से। बात आ रही है समझ में? तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो नेट फोर्स यहाँ
इस मास पे लगता हुआ है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू कितना, a2 एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? क्या ये दोनों नेट फोर्स सेम है या अलग है? ये एफ नेट का वैल्यू दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम है या अलग है? बोलो, अलग है, डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कितना है -ma1 वेक्टर, जबकि यहाँ ma2 वेक्टर। कोई तीसरा ऑब्जर्वर होगा, उसके लिए वहां अलग एक्सेलरेशन करोगे तो एफ नेट का वैल्यू क्या होगा, अलग हो जाएगा। और ऐसा कभी हो सकता है कि किसी एक ही गिवन बॉडी के लिए नेट फोर्स का वैल्यू अलग अलग हो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर एक 10 न्यूटन का फोर्स मैंने कह दिया है ना, इस मार्कर पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता हुआ है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स और दूसरा ऑब्जर्वर कहेगा 12 न्यूटन का फोर्स, तीसरा ऑब्जर्वर करेगा 13 न्यूटन का फोर्स, ऐसा कभी संभव नहीं है। एफ नेट का एक स्पेसिफिक वैल्यू यहां होगा। एफ नेट का क्या होगा, एक गिवन टाइम पे एफ नेट का वैल्यू इस पे क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। तो अगर यहाँ एफ नेट का वैल्यू अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग अलग है, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। और ये गड़बड़ी इसलिए आई है क्योंकि फ्रेम हमारा इनर्शियल नहीं है, फ्रेम हमारा कैसा है, नॉन इनर्शियल है। बात आ रही है समझ में? इसलिए यहाँ एफ नेट इज इक्वल टू ma डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, बट फॉर दैट वी नीड टू लर्न एन अनदर कॉन्सेप्ट in which we use to convert this non-inertial frame into inertial frame। बता रही है समझ में? और यहाँ पे अगर हमको इस फ्रेम में भी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है। और वहीं से एक कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा सूडो फोर्स का, ठीक है ना, जो आज पूरे लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो भाई, एक चीज लिखा नोट करके, यहां एक और चीज लिख लो। इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, in order to apply Newton's second law in case of non-inertial frame, in case of non-inertial frame, in case of non-inertial frame, we have to use a special technique. We have to use a special technique where we have to convert, where we used to convert the non-inertial frame of reference, the non-inertial frame of reference, the non-inertial frame of reference into inertial frame of reference, into inertial frame of reference. This concept is also known as pseudo force technique. Pseudo force technique. इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स टेक्निक भी बोलते हैं। चलो भाई, तो यही सीखना है हमें आज, कन्वर्जन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम इनटू इनर्शियल फ्रेम। चलिए कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक फ्रेम यहां हम अटैच कर देते हैं, यहां पे एक फ्रेम फिक्स कर लेते हैं, ये x, y और ये z। इस फ्रेम का मैं नाम रख देता हूं s, और ये फ्रेम रेस्ट में है। ये फ्रेम कैसा है बच्चा, रेस्ट में मैं कंसिडर कर रहा हूं। दिस s फ्रेम, ये s फ्रेम जो होगा, ये कैसा फ्रेम है हमारा, दिस इज एन इनर्शियल FOR। ये कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब एकदम ध्यान से देखो, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो। चलिए, तो एक्स वाई जेड एक फ्रेम मैंने कंसिडर कर लिया और ये फ्रेम रेस्ट में है। इसका मतलब कैसा फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इस जगह पे एक पार्टिकल का मैं पोजीशन अगर इस जगह से लूं,
लेट्स से ये पोजीशन है वेक्टर आर, कितना है ये पोजीशन वेक्टर आर, यहां से मैंने सोच लिया है, ठीक है यहां तक। जबकि इसी जगह पे एक दूसरा फ्रेम अगर मैं कंसिडर करूं, ये फ्रेम कंसिडर करूं, और ये फ्रेम इधर कुछ a एक्सेलरेशन से चलता हुआ है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेम जो है ये कैसा फ्रेम है हमारा, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अब किसी भी इंस्टेंट पे इस मास का जो पोजीशन होगा इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूं ये कितना है, आर डैश, ठीक है, R1 है या R डैश है, ऐसा सोचो। जबकि ये फ्रेम भी, इस फ्रेम का भी पोजीशन मैं इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूं। लेट्स से इस फ्रेम का एक्सेलरेशन पोजीशन जो है उस इंस्टेंट पे इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये कितना है, कैपिटल आर। और ये बात समझ में यहां तक मैंने क्या कंसिडर किया है, एक इनर्शियल फ्रेम जो कि रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल जिसका मास m मान लो, ये कितने पोजीशन पे है भाई, r पे, ये कितने पे है, r1 पे, और ये खुद क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है इसका भी तो पोजीशन चेंज होता हुआ होगा, है कि नहीं, हर टाइम टू टाइम इसका पोजीशन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो इसका पोजीशन इसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूं कितना है, कैपिटल आर है। अब जरा देखो गौर से, अगर ये तीनों ही वेक्टर को मैं सोचूं, गौर से अगर तीनों वेक्टर को सोचूं, ये तीनों ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हुआ है कि नहीं, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, आर, कैपिटल आर और आर डैश। कौन सा वेक्टर है रिजल्टेंट, जिसके हेड पे हेड है और टेल पे टेल है, दैट मींस आर वेक्टर। तो बाई ट्रायंगल रूल ये तो मैं यहां लिख ही सकता हूं, बाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर एडिशन। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बोलो, बाय ट्रायंगल रूल, कि ये जो वेक्टर r होगा दिस वुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर r प्लस r डैश वेक्टर, है कि नहीं। ये वेक्टर रिजल्टेंट है वेक्टर r, और ये वेक्टर r का वैल्यू किसके इक्वल होगा, दिस r वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर। अच्छा, मुझे न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई करना है इस फ्रेम के लिए, इस फ्रेम से इस मास के लिए, है ना। इससे तो बड़ा आसान है, मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। मुझे किस फ्रेम्स के लिए हमको यहाँ पे डिजाइन करना है इस न्यूटन्स लॉ को, किसके लिए, इस फ्रेम से, इस डैश से इस मास के लिए, मतलब मुझे किस पे कंसंट्रेट करना है, इस आर डैश पे। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ आर डैश का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, दिस आर डैश विल बी वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर, कैपिटल आर। बात आ रही है यहां तक समझ में सबको, बोलिए। चलो भाई अब देखो यहां और गौर से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मुझे मिल जाएगा बोलो, वेलोसिटी v डैश, है ना, नॉन वो उस मास का किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में, विल बी इक्वल टू दिस v माइनस, इसको मैं लिख देता हूं सिंपली डी आर अपॉन डी टी। समझ में आ रही बात, डी आर अपॉन कितना, डी टी। अच्छा चलिए एक बार और अगर इसको डिफरेंशिएट करें, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए डैश, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द मास किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। आर डैश किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन लिया था उस मास का, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस ए माइनस डी टू आर बाई डी टी, है ना। और फिर से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन ही तो है, लेकिन ये एक्सेलरेशन किसका है, इसको जरा ध्यान से समझो। ये आर वेक्टर क्या माना था आपने, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो असल में ये d2r by dt और कुछ नहीं बल्कि हमारा क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम। चलो हो गया अपना काम। आइए देखिए क्या होगा बोलो, इस जगह पे मैं लिख सकता हूं दिस a डैश इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस
है ना, और ये कितना हो जाएगा वेक्टर ए। दोनों तरफ अगर मैं पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ma डैश विल बी इक्वल टू दिस ma और माइनस m इंटू कैपिटल E, ठीक है। और फोर्स, जो नेट फोर्स होगा हमारा यहाँ, ये नेट फोर्स किसके रिस्पेक्ट में है, एस डैश के रिस्पेक्ट में। दिस विल बी इक्वल टू ma इज नेट फोर्स विथ विच फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, प्लस माइनस ऑफ मास इनटू माइनस ऑफ वेक्टर ए। और ये a जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू s, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। अब यहां इस इक्वेशन को जरा गौर से समझो, इसी इक्वेशन को हमें ध्यान से समझना है, इस चीज को देखना है। देखिए भाई, ये वाला इक्वेशन अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, पहले तो एक चीज समझो कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर मैं लगाता यहां इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो एफ नेट का क्या वैल्यू होता, सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट मास फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम s। लेकिन अगर यही मैं इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां अप्लाई करूं, तो नेट फोर्स एज इट इज, एक तो फोर्स है ही जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में लगता हुआ है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल, है ना। लेकिन इसके साथ साथ इस इनर्शियल फ्रेम वाले फोर्स जो ऑब्जर्व कर रहे हो, इसके साथ साथ मुझे एक और फोर्स यहां पे ऐड करना है ना। और ये फोर्स जो है आपका, जिसको तुम एफ नेट में ऐड कर रहे हो इनर्शियल फोर्स वाले में, है ना, वो हमारा कहलाता है सूडो फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। तो अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ को लिखना है, तो एक तो एफ नेट एम लिखेंगे जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में था, और प्लस एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, सूडो फोर्स। और मजे की बात यह है कि यहां से सूडो फोर्स का वैल्यू भी मुझे समझ में आ रहा है। दिस सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, देखो मास ऑफ द बॉडी into negative of acceleration, negative of acceleration of this acceleration। A कौन सा acceleration है, कैपिटल A। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम दैट इज s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। समझ में आ रही है बात। मुझे अगर सूडो फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन किसका, उस खुद फ्रेम का, है ना, उस खुद फ्रेम का इनटू उस खुद फ्रेम का। लेकिन उसका डायरेक्शन किधर ले लेना है, उल्टा। उसका डायरेक्शन किधर ले लेना है, उल्टा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है इस चीज को, इतनी बातें पहले समझ में आ रही है। मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में फोर्स लगाऊं, तो वहां मुझे कन्वर्ट मैंने कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जब मैं इक्वेशन डिराइव करता हूं, तो ये देखता हूं कि मास इनटू एक्सेलरेशन जो अब तक इनर्शियल फ्रेम में हम लगा रहे थे, उसके साथ साथ एक और फोर्स को हमको ऐड करना होगा। उस फोर्स का नाम क्या है, सूडो फोर्स। हेंस दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज सूडो फोर्स टेक्निक। बात आ रही है समझ में। और इस सूडो फोर्स का क्या फॉर्मूला है भाई, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। क्लैरिटी मिल रही है यहां तक। जैसे अब देखो ध्यान से, अगर मान लो यहां पे मैं तुमसे पूछूं, पहला इलस्ट्रेशन देखो भाई, कि अगर यहां पे एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, और यहां भी एक मास है और ये रेस्ट में है, बताओ सूडो फोर्स कितना होगा यहां पर, सूडो फोर्स कितना होगा यहां पे, कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेम है ये खुद क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। ये खुद कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, दूसरी बातें देखो, अगर मान लो कि फिर ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये फिर से रेस्ट में है, और यहाँ पर एक मास चलता हुआ है ए एक्सेलरेशन से। अभी बताओ सूडो फोर्स कितना, अभी कितना सूडो फोर्स होगा, फिर से 0 होगा। क्यों, अभी भी फ्रेम हमारा क्या है, इनर्शियल है। देखो सूडो फोर्स को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे हम, ये बच्चा तभी सूडो फोर्स को ऑब्जर्व कर पाएगा जब ये खुद कैसा फ्रेम पे बैठा हुआ होगा।
खुद कैसा फ्रेम पे बैठा हुआ होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं छोटा सा एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। जब छोटे से थे तुम, डिज्नीलैंड या मेले में जाते थे, वहां मेरी गो राउंड पे बैठते थे तुम, याद है? जब मेरी गो राउंड पे तुम्हारे फादर तुमको बिठा के देखते थे तुमको, तुम खुद थ्रिल होते थे, है ना? तुम पे ऐसा लगता है कि बाहर की ओर मुझ पे एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज सूडो फोर्स। अब इस फोर्स को कौन ऑब्जर्व करेंगे? तुम ऑब्जर्व कर रहे हो या तुम्हारे फादर? तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद कैसा हो, एक रोटेटिंग एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, है ना? तुम्हारे फादर को तो ऐसा लगेगा कि चुपचाप ये उस मेरी गो राउंड के वो टॉय पे बैठ के आराम से मजे ले रही। समझ में आ रहा है? उनको कोई फोर्स वहां दिखेगा नहीं, क्योंकि वो खुद कैसा फ्रेम है, इनर्शियल, और तुम कैसे फ्रेम हो, यू आर अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सूडो फोर्स कौन ऑब्जर्व करता है? हमेशा नॉन इनर्शियल एफओआर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात आ रही है समझ में? यहां भी क्या है भाई, ये बच्चा रेस्ट में है ना? ये बच्चा अगर एक खुद इनर्शियल फ्रेम है, देयर वुड नॉट बी एनी सूडो फोर्स, लेकिन फोर्स लगता हुआ ये ऑब्जर्व करेगा जो इनर्शियल फ्रेम करता है, दैट इज एफ नेट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, है कि नहीं? एफ नेट इज इक्वल टू कितना, एम। समझ में आ रही है इतनी बातें? अब देखो आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो भाई। यहां पे अब मैं मान लूं कि ये बच्चा ए एक्सेलरेशन से चलता हुआ है और इस जगह पे ये मास रेस्ट में है। अब बताइए क्या यहां पे सूडो फोर्स लगेगा, हाँ कि ना? क्योंकि अब ये फ्रेम कैसा हो गया, अगर मैं इसको एक्सेलरेट कर दूं तो अब ये फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल एफओआर बन गया, नॉन इनर्शियल एफओआर। तो बताओ भाई, सिर्फ सूडो फोर्स बताइए, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहां पे सूडो फोर्स बताओ क्या लगता हुआ होगा, बोलो। यहां सूडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम बट नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी अगर मैं इसको पॉजिटिव ए मान लूं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स इधर लगता हुआ होगा एंड m इंटू ए लगता हुआ होगा। ऑलरेडी डायरेक्शन इधर ले लिया है, अब इसको नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इतनी बातें आ रही है समझ में अच्छे से, हाँ कि ना? और देखो दूसरी चीज देखो, अगर मान लो इसी जगह पे ये मास ऐसा है और ये बच्चा इधर भागता हुआ है कुछ ए एक्सेलरेशन से, अब बताओ इस पे सूडो फोर्स कितना लगेगा, ये फिर से रेस्ट में, बोलो कितना फोर्स लगेगा इस पे, इधर कितना भाई, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अब इधर ले लेंगे, है ना? मास ऑफ द बॉडी इनटू ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसको उल्टा करके लेना है, उसके उल्टे डायरेक्शन में मुझे फोर्स, सूडो फोर्स लगता हुआ दिखेगा। सिमिलरली अगर मान लो एक बच्चा एक एलिवेटर में ऐसा खड़ा है ना? ये एक बच्चा एलिवेटर में यहां पे खड़ा है और एलिवेटर ए चलता हुआ इधर से, ठीक है? एक ब्लॉक यहां पे है, ठीक? अब बताओ इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स क्या लगेगा, किधर लगेगा सूडो फोर्स? जब अगर ये पूरा फ्रेम ऊपर चलता हुआ है, पूरा एलिवेटर, तो इस बच्चे का भी एक्सेलरेशन किधर, ऊपर, तो सूडो फोर्स इस पे किधर, नीचे, कितना, m इंटू ए, इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता हुआ होगा। क्या इतनी बातें ढंग से समझ में आ रही है, हाँ कि ना? चलिए, अगर इतनी बातें समझ रहे हो तो एक एप्लीकेशन मुझे करके दिखाओ, एक एप्लीकेशन यहां से करके दिखाइए। क्या है ये? तो एससीबी का ही फिर से प्रॉब्लम है ये, ध्यान से सुनोगे। लेट्स से एक बस है यहां और ये बस कुछ ए एक्सेलरेशन से चलता हुआ है और इसके सीलिंग से हमने एक मास को अटैच कर दिया है, एक मास अटैच्ड है यहां, ठीक है? सबसे पहला चीज यहां पे आपने क्या समझाना है कि अगर ये बस चलता हुआ है, मैं यहां दो ऑब्जर्वर को फिक्स करता हूं। लेट्स से ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, ये ए जो कि रेस्ट में है, ये कैसा फ्रेम होगा सबसे पहले तो ये बताओ, इनर्शियल फ्रेम। जबकि ये बी बच्चा बस में अगर है तो ये भी तो चलता हुआ है, कितना एक्सेलरेशन से भाई, जो बस का एक्सेलरेशन होगा, तो उस इस पार्टिकल के लिए ये खुद कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सबसे पहला चीज मुझे ये बताना है, यहां पे
कि डिटरमाइन द शेप ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, इस स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा। नहीं, जब ये बस चलना शुरू कर, अभी क्या है, अभी ये वर्टिकली हैंग करता हुआ दिख रहा है, वर्टिकली सस्पेंड होता हुआ दिख रहा है स्ट्रिंग, जब ये बस क्या है, रेस्ट में है। अब एट अ टाइम t = 0 मैं a एक्सेलरेशन इसे दे देता हूं। कितने एक्सेलरेशन से चलता हुआ है बस, a एक्सेलरेशन से। तो अब जरा सोचो यहां पे कि शेप इसका कैसा होगा। मैं ऑप्शन भी यहां दे देता हूं, ये शेप ऐसा का वैसा होगा। दूसरा, इस स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा होगा। तीसरा, इस स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा होगा। या फोर्थ इज, इस स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा होगा। सोचो।